नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी में हूं पिनाज त्यागी। आज दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस खुलकर आमने सामने आ गए। संदीप दीक्षित अरविंद केजरीवाल की शिकायत लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास पहुंचे। अजय माकन ने केजरीवाल को एंटी नेशनल कहा तो मुख्यमंत्री आतिशी ने इल्जाम लगा दिया कि दिल्ली में कांग्रेस के नेता बीजेपी के इशारे पर काम कर रहे हैं। कांग्रेस के उम्मीदवारों की लिस्ट बीजेपी के दफ्तर में बनाई जा रही है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को चुनाव के लिए फंडिंग कर रही है। आतिशी ने कहा कि अगर कांग्रेस हाईकमान दिल्ली कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया अलायंस के सहयोगी दलों से बात करेगी, कांग्रेस को गठबंधन से बाहर करने की मांग उठाएगी। दरअसल आम आदमी पार्टी कांग्रेस के अटैकिंग रुख से बेहद खफा है। कांग्रेस ने हरियाणा के असेंबली इलेक्शन से पहले ही यह बात क्लियर कर दी थी कि दिल्ली और हरियाणा में केजरीवाल के साथ कोई अलायंस नहीं होगा। हरियाणा में दोनों पार्टियां अलग अलग चुनाव लड़ी, हालांकि उस वक्त किसी ने एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी नहीं की थी। लेकिन अब दिल्ली में कांग्रेस के नेताओं ने आम आदमी पार्टी की सरकार और केजरीवाल के खिलाफ जमकर मोर्चा खोला हुआ है। कल कांग्रेस ने केजरीवाल की सरकार के कामकाज पर व्हाइट पेपर जारी किया, फिर महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना को फर्जीवाड़ा बताकर केजरीवाल के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज करवा दी। और आज संदीप दीक्षित आम आदमी पार्टी के खिलाफ शिकायतों का पुलिंदा लेकर लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के पास पहुंच गए। इससे आम आदमी पार्टी के नेताओं का पारा एकदम हाई हो गया। संदीप दीक्षित एलजी हाउस से निकलकर अपने घर भी नहीं पहुंच पाए थे। इससे पहले ही चीफ मिनिस्टर आतिशी सिंह और संजय सिंह की प्रेस कॉन्फ्रेंस हो गई। आतिशी ने कहा कि अब इस बात में कोई शक नहीं कि दिल्ली में कांग्रेस बीजेपी की बी टीम हो गई है। बीजेपी कांग्रेस के नेताओं को जो स्क्रिप्ट लिख कर दे रही है, कांग्रेस के नेता वही कुछ बोल रहे हैं। आतिशी ने संदीप दीक्षित और फरहाद सूरी का बाकायदा नाम लेकर कहा कि इन दोनों को चुनाव लड़ने के लिए पैसा बीजेपी से मिल रहा है और इसीलिए अब आम आदमी पार्टी कांग्रेस के साथ कोई रिश्ता नहीं रखेगी और दूसरे दलों से कांग्रेस को इंडिया अलायंस से बाहर करने की मांग करेगी। हमें आधिकारिक सूत्रों से पता चला है कि कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनका चुनाव का खर्चा भारतीय जनता पार्टी से आ रहा है। इसमें प्रमुख संदीप दीक्षित जी हैं, फरहाद सूरी हैं जो जंगपुरा से चुनाव लड़ रहे हैं और सुनने में आया है कि उनको भारतीय जनता पार्टी से करोड़ों में फंड आ रहा है। तो आज हम कांग्रेस पार्टी से ये पूछना चाहते हैं कि वो दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी को क्यों चुनाव लड़वा रहे हैं। अगर उन्हें आम आदमी पार्टी से दिक्कत है, अगर उन्हें लगता है हम एंटी नेशनल हैं, तो लोकसभा चुनाव में उन्होंने गठबंधन में चुनाव क्यों लड़ा? क्यों अरविंद केजरीवाल से प्रचार करवाया? यह बिल्कुल साफ हो गया है कि दिल्ली के चुनाव में कांग्रेस के दिल्ली के नेताओं ने भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ कर ली है। अगर उनकी भारतीय जनता पार्टी से सांठगांठ नहीं है तो फिर वो अगले 24 घंटे में अजय माकन के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी को एंटी नेशनल कहा। वो यूथ कांग्रेस के नेताओं के खिलाफ एक्शन लें, जिन्होंने अरविंद केजरीवाल जी और मेरे खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई। और अगर कांग्रेस पार्टी अपने नेताओं के खिलाफ एक्शन नहीं लेती है तो फिर आम आदमी पार्टी इंडिया गठबंधन के बाकी सभी घटक दलों से बात करेगी कि कांग्रेस पार्टी के साथ अब एक अलायंस में नहीं रहा जा सकता। इसके बाद संजय सिंह 2 कदम और आगे बढ़कर उन्होंने कहा कि कांग्रेस के जो नेता आज अरविंद केजरीवाल को एंटी नेशनल बता रहे हैं, वही नेता लोकसभा चुनाव के वक्त वोट की अपील के लिए केजरीवाल के दरवाजे पर खड़े रहते थे। संजय सिंह ने कहा कि अब कांग्रेस बीजेपी के साथ मिलकर केजरीवाल को बदनाम करने की साजिश कर रही थी। बीजेपी और कांग्रेस एक हो गए हैं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा क्योंकि दिल्ली की जनता केजरीवाल के साथ है। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के प्रत्याशियों के लिए प्रचार किया। अरविंद केजरीवाल वो शख्स है जिन्होंने
चंडीगढ़ तक में जाके कांग्रेस पार्टी के लिए प्रचार किया चुनाव में, और आप हमारे नेता को एंटी नेशनल कह रहे हैं। एफआईआर दर्ज करा रही यूथ कांग्रेस अरविंद केजरीवाल के खिलाफ। एक बीजेपी के नेता के खिलाफ कांग्रेसियों ने आज तक कोई एफआईआर नहीं दर्ज कराई। आज कांग्रेस पार्टी की सूची आप देखिए, लगता है बीजेपी के दफ्तर से बन के आ रही। आप इसकी समीक्षा कीजिए। ऐसे ऐसे लोगों को चुनाव में उतारा जा रहा है जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ आम आदमी पार्टी को नुकसान पहुंचाना है। संदीप दीक्षित को कौन लड़ा रहा है केजरीवाल जी के खिलाफ? कौन उनका इंतजाम कर रहा है चुनाव लड़ाने का? आम आदमी पार्टी के नेताओं ने संदीप दीक्षित और फरहाद सूरी का नाम लेकर बाकायदा इल्जाम लगाए, तो दोनों ने जवाब भी दिया। संदीप दीक्षित ने कहा कि केजरीवाल ने हमेशा बीजेपी के फायदे के लिए कांग्रेस को नुकसान पहुंचाया, लेकिन क्योंकि कांग्रेस केंद्र में बीजेपी से लड़ रही थी, इसलिए नेशनल लेवल पर आम आदमी पार्टी के साथ यह अलायंस किया गया था। संदीप दीक्षित ने कहा कि दिल्ली में केजरीवाल सत्ता में है, कांग्रेस विपक्ष में है, इसलिए दिल्ली में कांग्रेस केजरीवाल के खिलाफ लड़ रही है। कौन बीजेपी की ए टीम है और कौन बी टीम है, इसका फैसला जनता करेगी। आम आदमी पार्टी को हराने के लिए तो क्या आम आदमी पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ेंगे? मतलब कभी कभी समझ में नहीं आता कि यार थोड़ी अकल इस्तेमाल किया करो। हम आपकी विपक्ष की पार्टी हैं। कौन सी विपक्षी पार्टी पक्ष की पार्टी को जिताने के लिए चुनाव लड़ती है? ठीक है। दूसरा इनका आरोप है कि भारतीय जनता पार्टी से हमारा गठबंधन है। अरे भारतीय जनता पार्टी के प्रधानमंत्री को और उनके साथ के बातों को तो आप कहते फिरते थे। कौन कहता था कि ऊपर मोदी नीचे केजरीवाल? कांग्रेस ने तो कभी नहीं कहा। क्यों ऐसा होता है कि जहां जहां कांग्रेस सशक्त पार्टी है, उत्तराखंड में वहां आप लड़ती है, हमारे वोट काटती है। हिमाचल में वहां आप लड़ती है, हमारे वोट काटती है। और जहां कांग्रेस नहीं है, बंगाल में, वहां तो आप नहीं लड़ती। सीधे सीधे कांग्रेस का वोट काटने के लिए आप घुसते हो। जब कांग्रेस का वोट कटता है तो बीजेपी को फायदा होता है। तो आप बताओ ना, बी टीम हम है या बी टीम ये है? क्या था, हम लोग इसलिए अलायंस में आए थे क्योंकि हमको लगता था कि मोदी जी की नीतियों ने देश को बर्बाद किया है। उसी तरीके से हमको लगता है कि केजरीवाल जी की नीतियों ने दिल्ली को बर्बाद किया है। तो अगर हम बर्बादी के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे तो ऊपर हम मोदी को हराएंगे, नीचे हम केजरीवाल को हराएंगे। संदीप दीक्षित नई दिल्ली से केजरीवाल के खिलाफ चुनाव लड़ेंगे और फरहाद सूरी को कांग्रेस ने जंगपुरा सीट पर मनीष सिसोदिया के खिलाफ मैदान में उतारा है। आतिशी ने इन दोनों पर इल्जाम लगाए थे। हालांकि संदीप दीक्षित ने व्यक्तिगत आरोपों पर कुछ नहीं कहा, लेकिन फरहाद सूरी ने साफ साफ कह दिया है कि वो आतिशी सिंह के खिलाफ डिफेमेशन का केस फाइल करेंगे। फरहाद ने कहा है कि आम आदमी पार्टी के नेताओं को नई दिल्ली और जंगपुरा में हार का डर है, इसीलिए वो इस तरह की बेसिर पैर के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, झूठ के पैर नहीं होते। ये पार्टी केजरीवाल ने जो बनाई, जैसे आम आदमी पार्टी कहते हैं, उसकी स्थापना ही झूठ पे हुई थी। अगर आप देखेंगे वो जन लोकपाल कहाँ चला गया, बच्चों के सिर पे कसम खा के मैं अलायंस में नहीं जाऊंगा, वो कहाँ गया, बड़े बड़े मकानों में नहीं रहूंगा, बड़ी बड़ी गाड़ियों में नहीं रहूंगा। और अभी मैं जैसे कह रहा था कि डेफेमेशन के केसेस में सबसे ज्यादा इन्होंने माफी मांगी है। आप भी डेफेमेशन फाइल करेंगे? मैं अपनी पार्टी से इजाजत लूंगा। मैं कांग्रेस का वर्कर हूं। निजी चाहत मेरी होगी कि मैं डेफेमेशन फाइल करूं। तो ये झूठ बोलने में माहिर है और ये बौखलाहट जताता है, दिमागी दिवालियापन जताता है। इलेक्शन लड़ना वो फेयरली नहीं चाहते, खुद भी डरे हुए हैं। लेकिन आप ही दो कैंडिडेट्स के नाम क्यों बोले रहे हैं? क्योंकि हम संदीप दीक्षित साहब और क्योंकि हम दोनों उनके टॉप 2 लीडर्स को हरा रहे हैं ना। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के नेता एक दूसरे को बीजेपी की बी टीम बता रहे हैं और बीजेपी के नेता इस पर खूब मजे ले रहे हैं। दिल्ली बीजेपी के अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच झगड़ा दरअसल एक दिखावा है। दोनों पार्टियों के बीच नूरा कुश्ती चल रही है। वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि केजरीवाल और कांग्रेस दोनों मौका परस्त हैं, दोनों बीजेपी के दुश्मन हैं और जब जरूरत होती है तो एक साथ आ जाते हैं और फिर जनता को धोखा देने के लिए एक दूसरे से लड़ने लगते हैं। इसलिए अब कोई इनके बहकावे में नहीं आएगा। आतिशी मार लेना जो बोल रही है वो वही स्क्रिप्ट है जो कांग्रेस उनसे बुलवाना चाहती है और कांग्रेस वो कर रही है जो आम आदमी पार्टी करवाना चाहती है। एक अगर मुस्लिम वोटों का अगर हम छोड़ दें तो दोनों की लड़ाई सिर्फ उस वोट बैंक के लिए है कि कौन हमको ज्यादा वोट दे दे ताकि हम अपनी 5-7 सीटें निकाल लें। मैं आतिशी मार लेना और अजय माकन दोनों से पूछता हूं, उस समय तुम्हारी गैरत कहां गई थी लोकसभा चुनावों में, जब दोनों एक दूसरे को गले में उठाए घूम रहे थे?
अरविंद केजरीवाल अपनी गाड़ियों में कांग्रेस के उम्मीदवारों को घुमा रहे थे, उस समय तुम्हें डूब के मर जाना चाहिए था। ये तो चोरों की बारात है। 15 साल कांग्रेस ने लूटने का काम किया है और 12 साल अरविंद केजरीवाल कर रहे हैं। आज जब दिख रहा है कि दिल्ली में हार संभावित दिखाई दे रही है, तो एक दूसरे को गाली देकर कैसे हम बीजेपी को रोक सकते हैं। मैं पहले दिन से कह रहा हूं, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस एक दूसरे के एक ही सिक्के के दो पहलू हैं और दिल्ली की जनता इनमें से किसी भी पार्टी को वोट देती है तो अगर वो कांग्रेस को वोट देती है तो वो वोट आम आदमी पार्टी को जाएगा, अगर आम आदमी पार्टी को वोट देते हैं तो वो कांग्रेस को जाएगा, क्योंकि इन दोनों ने फिर गठबंधन करना है। असल में यह सब हुआ इसलिए क्योंकि आज संदीप दीक्षित लेफ्टिनेंट गवर्नर वीके सक्सेना के पास महिला सम्मान योजना और संजीवनी योजना के दावों की जांच कराने की मांग रखी। संदीप दीक्षित ने इसके अलावा जो 2 शिकायतें की हैं वो ज्यादा गंभीर हैं। संदीप दीक्षित ने इल्जाम लगाया कि पंजाब पुलिस के लोग उनके घर की रेकी कर रहे हैं और इसीलिए उनकी सुरक्षा को खतरा है, इसकी जांच कराई जाए। तीसरी शिकायत में संदीप दीक्षित ने कहा कि पंजाब सरकार की गाड़ियों के जरिए ब्लैक मनी दिल्ली पहुंचाई जा रही है। इस पैसे का इस्तेमाल दिल्ली के विधानसभा चुनाव में होगा, इसलिए लेफ्टिनेंट गवर्नर दिल्ली आने वाली पंजाब सरकार की गाड़ियों की जांच करवाएं। संदीप दीक्षित ने कहा कि एलजी ने उनकी शिकायतों को गंभीरता से सुना और जल्द से जल्द एक्शन लेने का भरोसा भी दिया। पहली चीज ये थी कि हमने कहा कि साहब इस आम आदमी पार्टी ने और उसके नेताओं ने एक शगुफा छोड़ा दिल्ली में कि कोई 1000 रुपए की स्कीम एग्जिस्ट करती है, उसमें लोगों को अभी 1000 रुपया मिलेगा और 2 महीने बाद चुनाव में अगर वो दोबारा जीत कर आते हैं तिबारा तो 2100 रुपए बढ़ जाएगा। कल जो एक इश्तहार आया दिल्ली सरकार का, उसने इस बात को प्रूव कर दिया कि ऐसी कोई स्कीम नहीं थी। यानी मुख्यमंत्री दिल्ली और अरविंद केजरीवाल जी खुलेआम पब्लिक को झूठ कर रहे हैं, फरेब कर रहे हैं। और किसी फरेबी स्कीम के अंदर अगर आप लोगों का डेटा लें, उनको स्कीम भरवाएं, तो ये धोखाधड़ी का मामला बनता है, जिसको हम लोग सामान्य हिंदी में 420 कहते हैं। और मैंने एलजी साहब से कहा कि जो भी इसका हो, तो उनका नहीं, इसकी हम चेकअप करवाते हैं, अगर इसमें कोई तथ्य होंगे और आप जो कह रहे हैं सही है तो अप्रोप्रिएट एक्शन लिया जाएगा प्रशासन और पुलिस द्वारा। इस मामले में बीजेपी भी अरविंद केजरीवाल को घेर रही है। आज दिल्ली बीजेपी की महिला कार्यकर्ताओं ने केजरीवाल के घर के बाहर प्रोटेस्ट किया, केजरीवाल के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की। बीजेपी के महिला मोर्चा के कार्यकर्ताओं ने कहा कि अरविंद केजरीवाल सिर्फ और सिर्फ दिल्ली की महिलाओं को धोखा दे रहे हैं, लालच देकर वोट हासिल करने की कोशिश कर रहे हैं और बीजेपी केजरीवाल की असलियत जनता के सामने लाकर रहेगी। अरविंद केजरीवाल के फर्जीवाड़े के बारे में हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि 2100 रुपए की जो सम्मान राशि और संजीवनी योजना की बात उन्होंने की है वो फर्जी है। उन्होंने दिल्ली की बहनों को बेवकूफ बनाने के लिए ये योजना निकाली है। उनके पास कोई अधिकार नहीं है कि एक पार्टी का नाम लेके वो ये योजना निकालते, वो अलग बात होती, परंतु उन्होंने दिल्ली सरकार के नाम से ये योजना को बेचना शुरू किया है। 10 लाख लोगों के उन्होंने फॉर्म भरवा लिए हैं, लोगों को बेवकूफ बना रहे हैं, उनके वोटर कार्ड और आधार कार्ड ले रहे हैं और जब तक इसका नोटिफिकेशन तक नहीं आया है और ये योजना वो कैसे निकाल सकती है। यहाँ तक कि उनका अपना डिपार्टमेंट एडवर्टीजमेंट निकाल के कह रहा है कि ये योजना ऐसी कोई है ही नहीं। 1000 की इन्होंने जो नोटिफिकेशन मार्च में लोकसभा चुनाव के लिए निकाली थी वो तक तो उन्होंने लागू नहीं की, ना अभी तक उन्होंने पंजाब में 1000 रुपए दिए और यहाँ पर दिल्ली में अलग से एक फर्जीवाड़ कर रहे हैं। 420 का केस इनके ऊपर और इनकी पूरी टीम के ऊपर होना चाहिए। इस मामले में आम आदमी पार्टी के नेताओं ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। संजय सिंह आज परवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा की शिकायत लेकर ईडी के दफ्तर पहुंच गए। दरअसल कल परवेश वर्मा ने अपने घर बुलाकर कुछ महिलाओं को 1100 रुपए के लिफाफे बांटे थे और आज वही काम मनजिंदर सिंह सिरसा ने किया। इसलिए संजय सिंह ने बीजेपी के दोनों नेताओं की शिकायत ईडी में दर्ज कराने की कोशिश की। हालांकि उनकी ईडी के ऑफिसर से मुलाकात नहीं हुई तो वो शिकायत की कॉपी ऑफिस में देकर लौट आए। संजय सिंह ने कहा कि प्रवेश वर्मा और मनजिंदर सिंह सिरसा जैसे बीजेपी के नेता खुलेआम महिलाओं को पैसे बांट रहे हैं, नोट देकर वोट खरीदने की कोशिश हो रही है और इसकी तस्वीरें भी सामने आ चुकी हैं, लेकिन उनके खिलाफ कोई एक्शन नहीं लिया जा रहा। न चुनाव आयोग ये सब देख रहा है, ईडी और सीबीआई के ऑफिसर भी आंखें बंद करके बैठे हैं। खुलेआम अरविंद केजरीवाल जी के विधानसभा क्षेत्र में 1100 रुपए वोटर्स को रिश्वत के रूप में दिया जा रहा है और सीना ठोक के
प्रवेश वर्मा कह रहे हैं हम तो रुपया बांटेंगे। सिरसा, मनजिंदर सिंह सिरसा, उनके इलाके में भी वो रुपया बांट रहे हैं। प्रवेश वर्मा को पुलिस प्रोटेक्शन मिली हुई है, पुलिस वहां पे खड़ी है, पुलिस के संरक्षण में वो रुपया बांट रहा है। करोड़ों रुपए उसके घर के ऊपर अंदर मौजूद है, लेकिन कोई ईडी का छापा नहीं हो रहा है, कोई सीबीआई का छापा नहीं हो रहा है, कोई इनकम टैक्स डिपार्टमेंट का छापा नहीं हो रहा है। और इसकी शिकायत आज जब मैं ईडी के यहां करने के लिए आया तो बाकायदा मैंने मेल भेजा, बताया उनको कि 4 बजे हम आएंगे। लेकिन जो ईडी हर काम में सक्रिय हो जाती है उसके पास मिलने का समय नहीं है। ये हमारा शिकायती पत्र रिसीव कर लिया गया है ईडी के द्वारा, इतना ही एहसान किया इन्होंने। हालांकि परवेश वर्मा ने संजय सिंह के आरोपों को बेबुनियाद बताकर खारिज कर दिया। परवेश वर्मा ने कहा कि उन्होंने अपनी संस्था के पैसे से कुछ गरीब महिलाओं की मदद की और इसमें गलत क्या है। परवेश वर्मा ने कहा कि हकीकत यही है कि आम आदमी पार्टी को अब नई दिल्ली पर केजरीवाल की हार साफ साफ दिख रही है और इसीलिए ही इतनी हाय तौबा मचाई जा रही है। एक तरफ तो आम आदमी पार्टी हमेशा ईडी को गाली देती रहती है और ईडी के काम के ऊपर में हमेशा सवालिया निशान खड़ा करती है, मगर मेरे को अच्छा लग रहा है कि वो इतना बौखला गए हैं। पूरी आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल, आतिशी, संजय सिंह, जब उनको दिखाई दे रहा है कि दिल्ली में आम आदमी पार्टी हारने जा रही है और यहाँ पर नई दिल्ली विधानसभा में अरविंद केजरीवाल खुद भी अपनी सीट हारने जा रहे हैं, तो ये लोग बिल्कुल पागल हो चुके हैं। कोई भी कानून ऐसा नहीं है जो ये कहता हो कि अभी तक आचार संहिता नहीं लगी है। मैं मेरे संस्था के माध्यम से, हमारे अकाउंटेड पैसे से, मैं यहाँ की जो गरीब महिलाएं हैं, जो हमारे यहाँ की जरूरतमंद महिलाएं हैं, मैं उनकी सहायता नहीं कर सकता, ऐसा कोई कानून नहीं कहता है। आज दिल्ली में जो सियासत हुई है उसका केंद्र दरअसल नई दिल्ली असेंबली सीट है। अरविंद केजरीवाल इस सीट से विधायक हैं और फिर एक बार इसी सीट से लड़ेंगे और उनके खिलाफ बीजेपी प्रवेश वर्मा को, कांग्रेस संदीप दीक्षित को चुनाव लड़ा सकती है। प्रवेश वर्मा ने महिलाओं को पैसे बांटकर माहौल बना दिया और संदीप दीक्षित एलजी से केजरीवाल की शिकायत कर चर्चा में आ चुके हैं। जहां तक आम आदमी पार्टी के रिएक्शन का सवाल है, तो आतिशी ने जिस तरह से कांग्रेस को बीजेपी की बी टीम बताया, उससे केजरीवाल की रणनीति भी साफ हो गई है। केजरीवाल की नजर अब दिल्ली के मुस्लिम वोटरों पर है और यह बात तो सब जानते हैं कि दिल्ली में जो मुकाबला है वो बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच है। लेकिन अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ती है तो मुस्लिम वोटों में बंटवारे की आशंका होगी। इसलिए केजरीवाल की पार्टी मुसलमानों को मैसेज देना चाहती है कि अगर आपने कांग्रेस को वोट दिया तो इसका फायदा बीजेपी को होगा, और आज आतिशी ने वही किया भी। लेकिन मुश्किल ये आ गई है कि दिल्ली के मुस्लिम वोटर भी केजरीवाल से खुश नहीं हैं। आज दिल्ली के तमाम मौलाना और इमाम केजरीवाल से मिलने के लिए उनके घर पहुंचे। दिल्ली में इमामों की तनख्वाह 1.5 साल से नहीं मिली है। ये सभी इमाम दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं। वक्फ बोर्ड से इनकी सैलरी मिलती है और अपनी सैलरी की मांग करने के लिए ये सारे मौलाना इकट्ठे होकर केजरीवाल के घर पहुंच गए। हालांकि केजरीवाल ने इमामों को मिलने का वक्त नहीं दिया, लाजमी था, इससे उनकी नाराजगी और बढ़ गई। ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी का कहना है कि आतिशी तो नाम की चीफ मिनिस्टर हैं, जो करना है वो केजरीवाल को करना है और केजरीवाल जानबूझकर उनसे नहीं मिल रहे हैं और ये ठीक नहीं है। पिछले 6 महीने से हम लोग कोशिश कर रहे हैं समय मांगने की, लेकिन समय नहीं दे रहे हैं। ये जानबूझकर समय नहीं दे रहे हैं। आतिशी जी से हम मिले, अब वो तो आपको पता ही है किस तरह की सीएम है, बेचारी रबड़ स्टैंप हैं, उनके हाथ में कुछ नहीं है, सब कुछ देख रेख इनके पास है या एलजी के पास है। एलजी ने कहा कि भाई मैं इमामों की फाइल नहीं रोकता, मुझे क्या जरूरत है इमामों की फाइल रोकने की। ये कहते हैं एलजी नहीं होने देते, एलजी साहब कहते हैं वो नहीं करते। हमें नहीं पता चल रहा है कि ये रोक रहे हैं या वो रोक रहे हैं। सवाल ये है कि इमामों की तनख्वाह क्यों रुकी है, ये बहुत बड़ा सवाल है। हमारी तनख्वाह दे दो, हमें क्या जरूरत पड़ी कि हम आएंगे बार बार इनसे कहेंगे, इनसे मुलाकात करेंगे। हमें कोई शौक नहीं किसी राजनेता से मिलने का। मैं ना बीजेपी का सदस्य हूँ ना कांग्रेस का सदस्य हूँ, मैं किसी पार्टी का सदस्य नहीं हूँ, ना इन इमामों में से कोई सदस्य है। हम तो पिछले 20 साल से, 30 साल से, 40 साल से इमाम हैं जो सेवा कर रहे हैं मस्जिदों में, अपनी सैलरी मांगने आए हैं।
करीब करीब 2500 इमाम और मुअज्जिन दिल्ली वक्फ बोर्ड से जुड़े हुए हैं और इन लोगों को 1.5 साल से सैलरी नहीं मिल पा रही है। इसीलिए ही उनके घरों में फांके कशी की नौबत आ गई। आज केजरीवाल के घर के बाहर ये इकट्ठा हुए और ज्यादातर इमामों ने कहा कि उनका राजनीति से कोई लेना देना नहीं, लेकिन वो राजनीति का शिकार बन रहे हैं। 17 महीने हो गए और 17 महीने से सैलरी नहीं मिल रही। दिल्ली वक्फ बोर्ड पे भी हमने धरना दिया है। अब पहले बोर्ड ने अगर घोटाला करा है, उसका हिसाब लेना है तो दिल्ली सरकार उसके हिसाब ले। हमारी क्या गलती है इसमें? हमारी 17 महीने से तनख्वाह रुक रही है। वक्फ बोर्ड तकरीबन पिछले अगस्त तक 2023 में ही भंग हो चुका है, तो वक्फ बोर्ड को तश्कील देना चाहिए। वक्फ बोर्ड को अब तो तश्कील नहीं दिया गया, मेंबरान नहीं है, न CEO है, न चेयरमैन, कोई नहीं है। वक्फ बोर्ड लावारिस पड़ा हुआ है। हुकूमत की जिम्मेदारी है वक्फ बोर्ड को सही तरह से चलाएं। जब से अमानतुल्लाह साहब आए थे, जब से हमें परेशानी हो रही है और जब से परेशानी हमारी चली आ रही है और अब 17 महीने हमें हो चुके हैं। पहले शीला का दौर था, शीला के पास जब भी गए कभी भी उसने मायूस नहीं किया, हमेशा उसने टाइम दिया। लेकिन ये टाइम देने में भी कभी आप ये साहब पीछे से चले गए, वहाँ चले गए, इमरजेंसी में चले गए, मुलाकात करने के लिए भी तैयार नहीं होते। मेरी एक बार मनीष सिसोदिया से मुलाकात हुई थी, मैंने उनसे जिक्र किया, मैंने कहा भाई इमामों का मसला को आप क्यों नहीं हल कर रहे हैं? तो उन्होंने कहा कि नहीं, हम बहुत जल्दी उसको हल करेंगे। मैंने कहा अगर हल नहीं करेंगे तो इसका प्रभाव पड़ सकता है। जब दिल्ली में CAA का आंदोलन चल रहा था, उस वक्त केजरीवाल धरना स्थल पर नहीं गए थे। फिर जब जामिया में टेंशन हुई, केजरीवाल वहां भी नहीं गए। दिल्ली दंगों के आरोपियों का नाम तक नहीं लिया और इसीलिए ही दिल्ली के मुस्लिम वोटर्स में आम आदमी पार्टी के लिए नाराजगी है और असुद्दीन ओवैसी इसका फायदा उठाने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और अब अगर इस बीच दिल्ली के इमाम भी केजरीवाल के खिलाफ मैदान में आ गए तो इमामों की नाराजगी निश्चित तौर पर आम आदमी पार्टी को भारी पड़ सकती है। और आज कांग्रेस एक बार फिर से विवाद में फंस गई। कर्नाटक के बेलगावी में आज कांग्रेस का विशेष अधिवेशन हुआ और इस अधिवेशन के लिए बेलगावी में जो बैनर पोस्टर लगाए गए, उनमें से कुछ बैनर में भारत के नक्शे से कश्मीर गायब था। इस गलती को बीजेपी के नेताओं ने तुरंत पकड़ लिया और कांग्रेस के नेता दिन भर सफाई देते रहे। असल में 100 साल पहले 1924 में बेलगावी में महात्मा गांधी की अध्यक्षता में कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था, कांग्रेस पार्टी उसका शताब्दी वर्ष मना रही है और इसलिए एक दिन का ये विशेष अधिवेशन रखा गया था। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी समेत कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े लीडर्स इस अधिवेशन में पहुंचे हैं। लेकिन अधिवेशन शुरू होने से पहले बीजेपी के नेताओं ने कुछ पोस्टर्स और बैनर्स की तस्वीरें सोशल मीडिया पर अपलोड की। इल्जाम लगाया कि कांग्रेस कश्मीर को भारत का हिस्सा नहीं मानती है और इसीलिए कांग्रेस के अधिवेशन में देश के अधूरे नक्शे वाले पोस्टर बैनर लगाए गए हैं। इससे कांग्रेस बैकफुट पर आ गई। कांग्रेस के नेताओं ने बेलगावी में लगे पोस्टर तुरंत हटवा दिए जिनमें देश का गलत नक्शा बना था। लेकिन तब तक बात काफी आगे बढ़ चुकी थी। कर्नाटक बीजेपी के अध्यक्ष BY विजेंद्र ने कहा कि जब सवाल उठे तो गलत नक्शा हटाया गया, लेकिन इस गलती की माफी नहीं हो सकती, इसे माफ नहीं किया जा सकता। विजेंद्र ने कहा कि कांग्रेस पार्टी जानबूझकर ऐसी हरकत करती है, देश का अपमान करती है और यह सब कुछ एक विशेष वोट बैंक के तुष्टीकरण के लिए किया जाता है, जो शर्मनाक है। कल कांग्रेस ने पोस्टर में भारत का गलत नक्शा लगाया था। आज मीडिया में सामने आने के बाद उन्होंने इसे सही किया। कांग्रेस ने जानबूझकर भारत के इस नक्शे का इस्तेमाल किया, इससे उसकी मानसिकता पता चलती है। इंडियन मैप, दिस शोज देयर माइंडसेट। क्योंकि गलती हुई थी, इसलिए कांग्रेस के नेताओं के पास कोई जवाब तो था नहीं। कर्नाटक के डिप्टी चीफ मिनिस्टर DK शिव कुमार ने कहा कि कुछ लोगों की गलती से देश का गलत नक्शा पोस्टर में लग गया था, लेकिन गलती को सुधार लिया गया है, इसलिए अब इसे बेवजह तूल देने का कोई मतलब नहीं है।
There is no controversy. Some of the leaders by not knowing. इसमें कोई विवाद की बात नहीं। कुछ लोगों ने जानकारी के अभाव में गलती कर दी, हम उसे हटा रहे हैं। जो कुछ भी हुआ उसमें तिल का ताड़ बनाने की जरूरत नहीं है। सब कुछ सही है। बीजेपी जानबूझकर इसमें विवाद खड़ा करना चाहती है। उसे जो करना है वो करे, हम वो करेंगे जो करना है। No medicine for jealousy. इसके बाद कांग्रेस के नेता बीवी श्रीनिवास ने एक नई थ्योरी दे डाली। उन्होंने कहा कि ये सब बीजेपी की साजिश है। जानबूझकर देश के गलत नक्शे वाले बैनर लगवाए गए, उनकी फोटो खींचकर सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया। बीवी श्रीनिवास ने यह भी कहा कि आज का अधिवेशन कांग्रेस के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है। बीजेपी ने उसमें रंग में भंग डालने की कोशिश की है, लेकिन उसका कोई असर नहीं पड़ेगा। कांग्रेस का जो मैप लगा है वो आप सारे देखिए। जो इस तरीके का सोच लोगे, आज इस ऐतिहासिक कार्यक्रम को डिस्टर्ब करने के लिए इस तरीके का काम इन लोग ने किया है। जनता भी समझ गया है। हम इस तरीके का जो आप कुछ भी करो, इनका काम है। तो हम लोग ने इस देश को बचाने के लिए और सभी वर्ग, सभी समाज, युवा, छात्र लोग और संविधान को बचाने के लिए और लोकतंत्र बचाने के लिए हमारा सोच है, वो करते रहेंगे। कांग्रेस के नेताओं को सुधांशु त्रिवेदी ने जवाब दिया। सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने यह गलती एक बार नहीं, कई बार की है, बार बार की है। राहुल गांधी से लेकर शशि थरूर ने की है और इसीलिए अब कांग्रेस को यह बताना चाहिए कि संयोग है या देश विरोधी गैंग का कोई प्रयोग है। भारत को तोड़ने का ख्वाब देखने वाली ताकतों के साथ कांग्रेस के गठजोड़ की तस्वीर अब एकदम साफ हो गई है। और यह बात हम केवल किसी एक आधार पर नहीं कह रहे हैं। कांग्रेस ने निरंतर इससे पूर्व भी भारत के नक्शे के साथ इसी प्रकार की छेड़छाड़ की है। राहुल गांधी जी ने 12 फरवरी 2020 को ट्वीट किया, कोरोना के समय, जब कोरोना शुरुआत हो रही थी। एक बार फिर उसमें पाक अधिकृत कश्मीर और अक्साई चीन गायब था। यह सिर्फ संयोग है या किसी व्यवस्थित भारत विरोधी प्रयोग का हिस्सा है? क्या कोई सोरस सीक्रेट सर्विस से सिग्नल आ रहा है, या फिर कोई आपको लगातार अन्य भारत विरोधी शक्ति जिनसे कि आप अक्सर सुरताल मिलाते हैं, वो 7 समंदर पार से आपको कोई संकेत दे रही है? हो सकता है कि कांग्रेस के अधिवेशन में गलती से देश के अधूरे नक्शे वाले पोस्टर बैनर लग गए हों, लेकिन सुधांशु त्रिवेदी की यह बात भी सही है कि यह गलती एक बार नहीं, कई बार हुई है। इसलिए यह सवाल तो बनता ही है कि इस तरह की गलती बार बार कांग्रेस से ही क्यों होती है। और इस बीच आज कांग्रेस को एक और झटका लगा। ईवीएम के मुद्दे पर अब शरद पवार की पार्टी ने भी कांग्रेस का साथ छोड़ दिया है। सुप्रिया सुले ने साफ साफ कह दिया है कि बिना सबूत के ईवीएम पर सवाल उठाना, हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार ठहराना ठीक नहीं है। सुप्रिया सुले ने कहा कि वो इसी ईवीएम से 4 चुनाव जीत चुकी हैं, इसीलिए वो बिना सबूत के ईवीएम पर सवाल नहीं उठा सकती। हे सगळं जे वातावरण आहे जरा अस्वस्थ करणार आहे। ये जो माहौल है वह बेहद परेशान करने वाला है। अब यह टेक्नोलॉजिकल मामला है या फिर वोटर लिस्ट में कुछ हुआ है, यह सब बिना चर्चा के नहीं हो सकता। जब तक टेक्निकल कोई ठोस सबूत सामने नहीं आता, तब तक आरोप करना मेरे हिसाब से सही नहीं है, क्योंकि मैं खुद इस ईवीएम से 4 बार चुनकर आई हूँ। अगर इसमें कोई ग्रे एरिया है तो वह टेक्निकली सामने आए। कांग्रेस और उद्धव ठाकरे की पार्टी के नेता महाराष्ट्र में हार के लिए ईवीएम को जिम्मेदार बता रहे हैं, लेकिन तृणमूल कांग्रेस, नेशनल कॉन्फ्रेंस और जेएमएम इस तरह की बातों को पहले से ही खारिज कर चुके हैं। हालांकि शरद पवार ने पहले भी इस मुद्दे पर कांग्रेस का सपोर्ट नहीं किया था, लेकिन उद्धव ठाकरे की पार्टी मजबूती से कांग्रेस के साथ खड़ी थी। उद्धव ठाकरे देवेंद्र फडणवीस की सरकार को ईवीएम सरकार बता रहे थे, इसलिए जैसे ही आज सुप्रिया सुले का बयान आया तो संजय राउत चढ़ गए। हालांकि संजय राउत ने सुप्रिया सुले के लिए कुछ नहीं कहा, लेकिन अपना सारा गुस्सा इलेक्शन कमीशन पर उतार दिया। संजय राउत ने इलेक्शन कमीशन के लिए अपशब्दों का इस्तेमाल किया, गालियां दी, ऐसी बातें कही हैं कि बिना बीप के आपको हम सुना भी नहीं सकते। किमान 118 बूथवर धनंजय मुंडे यांनी मतदान होऊ दिलं नाही, हे तुम्हाला माहिती आहे का? व्हिडिओ आहे,
परळी विधानसभा मतदारसंघातल्या 118 बूथवर मतदान होऊ दिलेलं नाहीये. मतदारांना दहशतीनं बंदुका दाखवून पळवून लावलेलं आहे. हे देवेंद्र फडणवीसांना दिसलं नाही, निवडणूक आयोगाला दिसलं नाही. निवडणूक आयोग हा आम्हाला अक्कल शिकवतोय का? आमचा नियम लादतोय. जैसे ही सुप्रिया सुले और संजय राउत के बयान आए तो महायुति के नेताओं को बोलने का मौका मिल गया. एकनाथ शिंदे की पार्टी के नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री संजय शिरसाट ने कहा कि शरद पवार बड़े नेता हैं, बुजुर्ग नेता हैं. उन्होंने कभी ईवीएम पर सवाल नहीं उठाया. अब सुप्रिया सुले ने भी साफ साफ जवाब दे दिया. लेकिन इससे कांग्रेस के सर से ईवीएम का भूत उतरेगा नहीं. अगले चुनाव में हार के बाद फिर यही मुद्दा उठाएंगे. संजय शिरसाट ने संजय राउत के बयान पर नाराजगी भी जताई. उन्होंने कहा कि संजय राउत नशे में बोलते हैं और उनके खिलाफ एक्शन होगा. देखो, पहले ही शरद पवार साहब ने इतना कोई पॉजिटिवली इसको विरोध नहीं किया था. लोकसभा के वक्त उन्होंने जो चुनाव जीता था उस टाइम ईवीएम यही थी, यही मशीन थी. अभी हारने के बाद जो वो बता रहे हैं वो गलत है और उसका समर्थन आज सुप्रिया सुले ने किया है. उन्होंने भी कहा है कि ये बात ठीक नहीं है करके. कुछ दिनों के बाद ये ईवीएम का मामला ठंडा हो जाएगा. जैसा ही अगला इलेक्शन आएगा, जब ये बातें फिर चलेगी, हारना उनका तय था, वो हार चुके, ये उन्होंने एक्सेप्ट करना चाहिए. संजय राउत ये सही ढंग से उसका दिन ही नहीं निकलता. रात को पी हुई सवेरे उतरती नहीं है, उसका ये नतीजा है. पागल किस्म का आदमी है वो. पागल ही कहा जा सकता है उसको. और मैं तो सरकार से ये भी, खुद ही मैं सरकार में हूं, सरकार को भी ये बोलूंगा कि ऐसे लोगों के ऊपर कुछ कड़ी कार्रवाई करनी चाहिए. आज एकनाथ शिंदे दिल्ली में मौजूद थे. नई सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनने के बाद एकनाथ शिंदे पहली बार दिल्ली आए हैं. आज उन्होंने अपने सांसद बेटे श्रीकांत शिंदे के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की. इसके बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा से भी मिले. ईवीएम के मुद्दे पर शिंदे ने कहा कि ईवीएम पर सवाल उठाना विपक्ष की आदत बन चुकी है. जब विरोधी दल चुनाव जीतते हैं तो ईवीएम सही हो जाती है और हारते हैं तो ईवीएम खराब हो जाती है. इसलिए इस मामले में कौन क्या कहता है, इस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है. जब हारते हैं तो ईवीएम के ऊपर ये करते हैं, जब हारते हैं तो इलेक्शन कमीशन को गाली देते हैं, जब हारते हैं तो कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को गाली देते हैं, हाई कोर्ट को गाली देते हैं, और जीतते हैं तो बोलते हैं यंत्रणा अच्छी है. जब कर्नाटक में जीत गए तो यंत्रणा अच्छी है, लोकसभा में जीत गए तब ईवीएम अच्छा था, झारखंड में जीत गए तब ईवीएम अच्छा था. अभी उनके ही जो साथी लोग हैं, उमर अब्दुल्ला जी, उन्होंने कहा है, और ममता बनर्जी के उन्होंने भी कहा है कि ये ईवीएम के बारे में उसके नाम से रोना मत, नहीं तो चुनाव मत लड़ो. क्योंकि ये भी कहूँगा कि ईवीएम को गाली देना, अविश्वास जताना, ये जनता ने जिन्होंने वोटिंग की है उनका भी अपमान है. चुनाव आयोग ने 2 दिन पहले ही कांग्रेस की शिकायतों का लंबा चौड़ा जवाब दिया है. इलेक्शन कमीशन ने साफ साफ बता दिया कि महाराष्ट्र में 1440 ईवीएम के वोटों का मिलान वीवीपैट से कराया गया था और एक भी वोट का फर्क नहीं मिला है. इसलिए ईवीएम के जरिए गड़बड़ी के आरोप बेबुनियाद हैं. कांग्रेस ने दूसरा आरोप लगाया था वोटर लिस्ट में गड़बड़ी का. कांग्रेस का इल्जाम था कि चुनाव से पहले 50 सीटों पर 50,000 नए वोटर जोड़े गए और जो 50 सीटों पर वोटर जोड़े गए उनमें 47 सीटें महायुति ने जीती थी. चुनाव आयोग ने बता दिया कि चुनाव से पहले नियमों के तहत सिर्फ 6 असेंबली सीट्स पर वोटर लिस्ट में नाम जोड़े गए थे. इसीलिए इसके कारण 47 सीटों पर महायुति की जीत के आरोप भी गलत हैं. कांग्रेस ने 20 पेज की शिकायत की थी. इलेक्शन कमीशन ने 66 पन्नों में जवाब दिया है. इसके बाद कांग्रेस ने चुप्पी साध ली है. इसके बाद अब सुप्रिया सुले ने भी ईवीएम पर कांग्रेस के आरोपों से किनारा कर लिया है. अब उम्मीद यही करनी चाहिए कि कांग्रेस कम से कम ईवीएम का मुद्दा तो नहीं उठाएगी. आगे बढ़ते हैं और बात आज विश्व हिंदू परिषद की, जिन्होंने मंदिरों को लेकर एक नया अभियान शुरू कर दिया. वीएचपी ने ऐलान किया है कि देश भर के मंदिरों को सरकारी नियंत्रण से मुक्त कराने के लिए अभियान चलाया जाएगा और इस आंदोलन की शुरुआत 5 जनवरी को आंध्र प्रदेश के विजयवाड़ा से होगी. वीएचपी के संगठन महामंत्री मिलिंद परांडे ने कहा कि जब मस्जिदों की देखरेख के लिए वक्फ बोर्ड है,
गुरुद्वारों के मैनेजमेंट भी सिखों के हाथ में है। चर्चेस की देखरेख क्रिश्चियन खुद करते हैं, तो फिर मंदिरों पर सरकारी कब्जा क्यों है? मिलिंद परांडे ने कहा कि जब मंदिरों का मैनेजमेंट हिंदुओं के हाथ में आएगा तो उसमें सभी जातियों और वर्गों को शामिल किया जाएगा। अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों को भी पूरी भागीदारी दी जाएगी। हमारी यह इच्छा है कि समाज के अधिक से अधिक वर्गों का, अनुसूचित जाति, जनजाति, समाज के विविध वर्गों का, इनकी सहभागिता रखते हुए जो मंदिरों का संचालन है, व्यवस्थापन है, वो सारा कुछ होना चाहिए। तो सबकी सहभागिता एक बहुत महत्व का विषय है। और यदि कोई विवाद होंगे तो कोई एक विवादों को सुलझाने वाली एक व्यवस्था हमको देनी है, अन्यथा ये सारे विवाद पुनः कोर्ट और सरकार के दरबार में चले जाएंगे। तो इसलिए एक डिस्प्यूट रिजोल्यूशन का मैकेनिज्म ये हमने इस प्रारूप में प्रस्तावित किया है। तो संपूर्ण समाज की सहभागिता, दूसरा एक विवादों को निस्तारण करने के लिए एक व्यवस्था, और तीसरी बात यानी ये सब करते हुए केवल एक सरकारी परिषद के हाथ में जो सभी मंदिर है वो किसी एक प्राइवेट परिषद के हाथ में जाना, इतना ही अंतर हम अपेक्षित नहीं कर रहे। अपनी जो अपेक्षा है कि हर मंदिर यह ऑटोनॉमस होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। तो यह हस्तांतरण होने के बाद में हर मंदिर स्वतंत्र रहे और मंदिर के धन का और संपत्ति का उपयोग हिंदू समाज की सेवा कार्यों में, मंदिरों की सेवा में, मंदिरों की देवताओं की सेवा में और धर्म के प्रचार में होना चाहिए। इसके बाद विश्व हिंदू परिषद ने संघ प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर भी रिएक्ट किया। मोहन भागवत ने कहा था कि कुछ लोग हिंदुओं का नेता बनने के चक्कर में जगह जगह मंदिर खोजने में लगे हैं। यह सब कुछ बंद होना चाहिए। इस पर मिलिंद परांडे ने कहा कि संघ प्रमुख ने अयोध्या के साथ मथुरा और काशी की बात की है, क्योंकि मथुरा और काशी पर फैसला नहीं हो पा रहा है और इसीलिए लोगों में बेचैनी बढ़ रही है। जगह जगह मंदिर खोजे जा रहे हैं। वैसे 1984 में ही जो धर्म संसद हुई थी तो पूज्य संतों ने उसी समय हिंदू समाज का संकल्प व्यक्त किया था कि तीनों मंदिरों की आवश्यकता हिंदू समाज को है, काशी, मथुरा और श्री राम जन्मभूमि। तो श्री राम जन्मभूमि का विषय एक तरीके से पूर्ण हो गया है और उस समय यही कहा गया था कि ये 3 मंदिरों का विषय यदि हो जाता है तो अन्य कोई भी मंदिरों का विषय संभवतः नहीं उठेगा। ये 84 में ही ये बात बताई गई थी। मुझे लगता है कि इसके बारे में भी सोचना चाहिए कि 3 मंदिरों का विषय हो नहीं रहा है, इस कारण से भी कुछ परिस्थितियां संभवतः बन रही होगी। मगर माननीय मोहन जी का जो वक्तव्य है, उन्होंने जो काशी मथुरा के भी विषय पहले से भी उसके बारे में आग्रह व्यक्त किया है, उसके साथ में जोड़कर उसको देखना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। वीएचपी का रुख सबको पता है। वीएचपी के नेता मंदिर मस्जिद विवाद पर मोहन भागवत जैसा साफ तो नहीं बोल सकते, इसीलिए उनकी मजबूरी समझी भी जा सकती है। लेकिन आरएसएस सारे हिंदूवादी संगठनों का मात्र संगठन है, इसलिए मोहन भागवत ने जो कहा वही आखिरी राय है। और मोहन भागवत ने एक बार नहीं, बार बार कहा है कि हिंदुओं के लिए अयोध्या, मथुरा और काशी आस्था के विशेष स्थान है, इसलिए उनकी बात अलग है। लेकिन अब हर जगह मस्जिद के नीचे शिवलिंग खोजना बंद होना चाहिए। आज वीर बाल दिवस भी है। गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के 2 साहिबजादों का शहीदी दिवस है। इस मौके पर देश भर में कार्यक्रम आयोजित किए गए। वीर बाल दिवस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दिल्ली में बच्चों के साथ संवाद किया। भारत मंडपम में हुए इस प्रोग्राम में पीएम मोदी ने बहादुरी पुरस्कार से सम्मानित 17 बच्चों से मुलाकात भी की। देश भर के कई स्कूलों के बच्चों को इस प्रोग्राम के लिए दिल्ली बुलाया गया था। इस मौके पर पीएम मोदी ने कहा कि बाल वीरों ने अपने प्राणों की आहुति देकर यह सबक दिखाया कि हिम्मत और साहस का उम्र से कोई लेना देना नहीं होता। मोदी ने कहा कि वीर साहिबजादों ने शहीद होना मंजूर किया, लेकिन अपना धर्म नहीं बदला, अपनी आस्था नहीं बदली। उधर लखनऊ में भी वीर बाल दिवस पर बड़ा प्रोग्राम हुआ। मुख्यमंत्री आवास पर हुए इस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अफगानिस्तान, पाकिस्तान से लेकर बांग्लादेश की बात की।
हिंदू और सिख धर्म के साझा इतिहास के बारे में बताया और उन लोगों से सावधान रहने की अपील की जो हिंदुओं और सिखों के बीच दरार पैदा करना चाहते हैं। योगी ने कहा कि अफगानिस्तान में अब नाम मात्र के सिख बचे हैं, पाकिस्तान में उन पर अत्याचार हो रहा है, बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ हो रही हिंसा को पूरी दुनिया देख रही है। योगी ने कहा कि काबुल में क्या हुआ, पाकिस्तान में क्या हुआ, बांग्लादेश में क्या हो रहा है, इस सब से सबक सीखना चाहिए। एक और यह गौरवशाली इतिहास और दूसरी तरफ हमारे सामने वो दृश्य देखने को मिलते हैं जब हम लोग ये सुनते हैं कि काबुल में अब नाम मात्र के ही 2, 4, 10 परिवार सिखों के बच गए हैं। जब हम बांग्लादेश की घटना का उल्लेख सुनते हैं, जब हम लोग पाकिस्तान के अंदर होने वाले अत्याचारों के बारे में सुनते हैं, तब हमें सिख गुरुओं के उस त्याग और उस बलिदान का स्मरण बरबस हो जाता है। और इसीलिए आज के अवसर पर मैं आप सबसे भी यही अपील करने के लिए आया हूं। मैं आप सबसे यही अपील करूंगा और मेरा विनम्र अनुरोध होगा कि इससे बढ़कर के हिंदुस्तान के लिए हिंदू हो या सिख है, इन सब के लिए दूसरी प्रेरणा गुरु नानक देव जी से लेकर के गुरु गोविंद सिंह जी महाराज तक जो आदर्श इन सिख गुरुओं ने हम सब के लिए रखा है, वही हम सबको आगे बढ़ने के लिए एक नई ऊर्जा देगा। उन्हीं का आशीर्वाद हम सबकी प्रेरणा है और उस प्रेरणा से जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तब काबुल होने से बच पाएंगे, तब बांग्लादेश होने से बच पाएंगे, तब किसी ननकाना साहब के लिए हमें आंदोलन या संघर्ष करने की नौबत नहीं आएगी, बल्कि स्वतःस्फूर्त भाव के साथ वो हम सबको प्राप्त होगा। इसके बाद योगी ने कहा कि सिखों ने हमेशा हिंदुओं की रक्षा की है। सनातन की रक्षा के लिए सिखों ने बड़ी बड़ी कुर्बानियां दी, लेकिन अब हिंदुओं और सिखों के बीच दरार पैदा करने की कोशिश हो रही है। योगी ने कहा कि हम सभी को ये बात समझने की जरूरत है कि कौन हमारा मित्र है, कौन शत्रु। उन लोगों को पहचानने की जरूरत है जो सिख और हिंदुओं को लड़ाने की कोशिश कर रहे हैं। आज हम सबको अपने मित्र और शत्रु को सही तरीके से पहचानने की ताकत हम सबको प्राप्त हो, इसके लिए हम लोग गुरु महाराज से प्रार्थना करें, ये ताकत वे हमें दें। कौन वे लोग हैं जो देश की जुझारू कौम को, देश की इस समृद्ध कौम को, जिसने अपने स्वयं के सामर्थ्य से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से एक मिसाल प्रस्तुत की है देश के सामने, दुनिया के सामने। कौन वे दुश्मन हैं जो आज उनके इस परिश्रम और पुरुषार्थ को कुंद करने की साजिश कर रहे हैं? कौन है? उन दुश्मनों को पहचानने की आवश्यकता है। कभी भारत की फौज में हमारा सिख एक बड़ी संख्या में जाकर के भारत की सुरक्षा के लिए अपने आप को समर्पित करता था। कौन वे लोग हैं जो एक बड़ी पीढ़ी को, युवा पीढ़ी को ड्रग की चपेट में लाने का कुत्सित प्रयास कर रहे हैं? हमें देश के उन दुश्मनों को समझना होगा। बांग्लादेश में अभी तक कट्टरपंथी अल्पसंख्यक हिंदुओं और मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा था, लेकिन अब दूसरे अल्पसंख्यक समुदायों के साथ भी हिंसा शुरू हो गई है। कल जब पूरी दुनिया क्रिसमस सेलिब्रेट कर रही थी, तब बांग्लादेश के बंदरबन इलाके में क्रिश्चियन समुदाय के 17 घरों को आग लगा दी गई। जिस बस्ती में यह घटना हुई, वहां क्रिश्चियन समुदाय के 100 लोग रहते हैं। वहां कोई चर्च नहीं है, इसलिए ये सभी लोग पास के गांव के चर्च में प्रार्थना करने के लिए गए थे और कट्टरपंथियों ने इसी बात का फायदा उठाया और ईसाइयों के खाली घरों में आग लगा दी।
গত রাত থেকে আমরা আমাদের একটা ক্রিসমাস 19 में से 16 घर जल गए हैं। मुझे जलने का कारण नहीं पता। हम कल यहाँ नहीं थे। कल मैं क्रिसमस के लिए चर्च गया था। वहाँ एक सांस्कृतिक कार्यक्रम था। कार्यक्रम के अंत में हमें दूर से आग दिखाई दे रही थी। हमारा घर जल चुका था। इतनी रात को हमें यहाँ आने में डर लगा था, क्योंकि कुछ लोग हमें पहले ही धमकी दे रहे थे और कह रहे थे कि तुम्हारे घर जला देंगे और जान से मार देंगे। इसके लिए हमने शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद थाने से लोग जांच करने आए। जांच के बाद हमें कोई रिजल्ट नहीं मिला। बांग्लादेश में हिंदुओं पर 2000 से ज्यादा हमले अब तक हो चुके हैं। रेप, मर्डर, लूट, आगजनी अब यह आम बात हो चली है। लेकिन ईसाइयों पर हमले की ये पहली घटना है। उम्मीद की जानी चाहिए कि अब दुनिया के बाकी मुल्क भी बांग्लादेश की सरकार पर प्रेशर डालेंगे और कट्टरपंथियों पर लगाम लगाने के लिए कहेंगे। कल उत्तर भारत में सर्दी और बढ़ेगी। मौसम विभाग ने दिल्ली, पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में बारिश की संभावना भी जताई है। हालांकि पहाड़ों में जैसे जैसे स्नोफॉल बढ़ रहा है, वैसे वैसे टूरिस्ट की भीड़ भी बढ़ती जा रही है। हिमाचल, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर के ज्यादातर टूरिस्ट प्लेसेस में जाम लग चुका है। मनाली में पर्यटकों के पिछले एक हफ्ते में 10,000 से ज्यादा गाड़ियां पहुंच चुकी हैं, जिसके कारण सोलांग वैली और अटल टनल तक कई किलोमीटर लंबा जाम देखा गया। 10 से 15 किलोमीटर की दूरी तय करने में लोगों को 3 से 4 घंटे का वक्त लग रहा है। हालांकि इन शहरों में होटल्स या खाने की कोई कमी नहीं है या किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं। टूरिस्ट बर्फबारी का मजा ले रहे हैं, लेकिन जाम की वजह से लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। जो हाल मनाली में है, वही हाल लाहौल स्पीति के भी है। यहाँ के होटल्स भी टूरिस्ट आने से फुल हो चुके हैं, लेकिन यहाँ जाम की जगह खराब मौसम टूरिस्ट के लिए परेशानी का सबब बन गया। खराब मौसम के चलते कुछ पर्यटक कहीं फंस भी गए, जिन्हें मौसम खुलते ही पुलिस ने बाहर निकाला। उधर डलहौजी में भी अच्छी बर्फबारी हुई है। कितना टाइम लगा यहाँ पर पहुँचने में? यहाँ तक 10 किलोमीटर का अभी तो 3 घंटे हो गए। 3 घंटे गाड़ी में स्टक हैं? गाड़ी में बैठे। कब से जाम में फंसे हुए हैं? 1 आवर हो गए ना, 1.5 आवर हो गए। 1.5 आवर हो गया। जी सर। कितने बजे चले थे आप मनाली से? 11 o'clock। 11 o'clock। जी। लेकिन अब ज्यादा टाइम हो गया। हाँ, इट इज टू मच। परेशानी तो बस ये जाम लगा हुआ है, आगे जा नहीं पा रहे। जो इच्छा थी कि भाई उधर शिशु तक जाएंगे, वहाँ तक पहुँच नहीं पा रहे हैं। बस रास्ता बंद कर दिया। रास्ता बंद कर दिया अपनी गाड़ी छोड़ करके, तो फिर बाइक रेंट पे ली है। वाकई में जिसके साथ बच्चे हैं उनको तो दिक्कत है, बाकी हम दोनों तो साथ आए हैं। अगर मैं भी फैमिली के साथ आता तो बहुत मुश्किल था। मनाली के अलावा कहीं नहीं जा पाते। मैं ऊपर जा रहा था, पर पहली बारी में ये ट्रैफिक जाम था। बस ये ट्रैफिक जाम का प्रॉब्लम है, और तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाकी यूज वगैरह तो बहुत अच्छा है। गाड़ी लेंगे तो प्रॉब्लम होगी, अगर आप बाइक राइड कर रहे हो तो इजी रहेगा, वरना गाड़ी कार लेते हो तो प्रॉब्लम रहेगा। उधर जम्मू कश्मीर में भी जबरदस्त सर्दी है। श्रीनगर में टेम्परेचर -7 डिग्री तक गिर गया है। डल झील भी जम चुकी है। झील में चलने वाले शिकारे पर ब्रेक लग चुका है। ज्यादातर शिकारों पर बर्फ की मोटी परत जम चुकी है। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ नजर आ रही है। सोपोर में तो बच्चों ने बर्फ की परत को प्लेग्राउंड ही बना डाला है। बर्फ के ऊपर बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। हॉकी जैसे गेम्स का भी मजा लिया जा रहा है। टूरिस्ट भी बर्फबारी से काफी खुश हैं और एंजॉय कर रहे हैं। रात भी -7 टेम्परेचर हो गया था, और अभी भी जगह जगह पर अगर पानी देख रहे हैं तो थोड़ा थोड़ा बर्फ नज़र आ रहा है। और ये डल लेक का नज़ारा तो बहुत ही ब्यूटीफुल है। अभी शिकारा चलाने में पहले बर्फ को तोड़ना पड़ रहा है, फिर शिकारा आगे बढ़ रहा है। दिल्ली में तो ठंड होती है, मगर यहाँ पे और भी बहुत ज़्यादा ठंड है, और डल लेक पूरी फ्रीज हो चुकी है, पूरी जम चुकी है। बहुत ज़्यादा ठंड हो रही है यहाँ पे दिल्ली के मुकाबले। तो यहाँ आके देखा कितना सारा फ्रीज है, सोचा भी नहीं था कि इतना बर्फ जम हो जाएगा यहाँ डल लेक पर, और अच्छा लगा हमें। यहाँ बहुत ठंड है और डल लेक पूरी की पूरी जम चुकी है, और बहुत मजा आ रहा है। मजा आ रहा है? हाँ। एंजॉय कर रहे हैं आप? हाँ, बहुत ज्यादा। तो अगर आप भी बर्फबारी का मजा लेने के लिए जम्मू कश्मीर, हिमाचल या फिर उत्तराखंड जाने का मन बना रहे हैं तो जरूर जाइए, लेकिन होटल्स पहले से बुक करा लें और घर से निकलने से पहले ट्रैफिक का हाल जरूर पता कर लें। अगर बिना जानकारी के निकले तो वेकेशन का मजा किरकिरा भी हो सकता है। अभी अभी खबर आ रही है कि पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की हालत बेहद नाजुक है। उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती कराया गया है। प्रियंका गांधी भी एम्स पहुंच चुकी हैं। बेलगावी में कांग्रेस के अधिवेशन से राहुल गांधी लौट रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे भी दिल्ली लौट रहे हैं। मनमोहन सिंह की तबीयत अचानक बिगड़ने के बाद
उन्हें दिल्ली के एम्स में भर्ती करवाया गया। इस खबर पर और ज्यादा जानकारी के लिए चलते हैं इंडिया टीवी संवाददाता विजयलक्ष्मी के पास। विजयलक्ष्मी, पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की तबीयत के बारे में कुछ मेडिकल बुलेटिन अपडेट। देखिए पिनाज उसी का इंतजार किया जा रहा है। लगभग आज रात को 8 बजे उनको एम्स में एडमिट कराया गया था और जब उनको एम्स में एडमिट कराया गया था तो उनकी तबीयत काफी क्रिटिकल थी और अभी एम्स की तरफ से ताजा मेडिकल बुलेटिन का इंतजार किया जा रहा है जिसमें उनकी सेहत पर अपडेट जो है वो एम्स से आए। मीनवाइल इस तरह की खबरें जरूर आ रही हैं कि बेलगावी में जो तमाम कांग्रेस के नेता हैं वो इंतजार कर रहे हैं कि जो मेडिकल बुलेटिन आता है उसके आधार पर अगला जो स्टेप है वो लिया जाएगा। लेकिन उनकी जो स्थिति है, जब उनको एडमिट कराया गया था लगभग 8 बजे के करीब, वो तब उस समय उनकी स्थिति बेहद क्रिटिकल थी और अभी बताया जा रहा है कि प्रियंका गांधी वाड्रा भी एम्स पहुंची हैं। जी, इस अपडेट के लिए विजयलक्ष्मी आपका शुक्रिया। हम उनके जल्द स्वस्थ होने की कामना करते हैं और आज की बात में बस इतना ही।